दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा भी धंधा है जिसका रॉ मटेरियल आपके घर के डस्टबिन से आता है, जिसे हम कचरा बोलते हैं, और उसी कचरे से कुछ लोग करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? ये देखो, ये एक कंपनी का स्टॉक है। 2016 में इसका भाव था सिर्फ 16 रुपए और आज 1700 रुपए के आसपास। और ये कंपनी पुरानी बैटरीज रिसाइकिल करती है जिसे हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। और ये एक स्टार्टअप है जिसने पिछले साल 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाया सिर्फ कचरे से, और अब उसकी नजर है आईपीओ पर। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे इंडिया की ये कचरा इकोनॉमी इतनी बड़ी क्यों है, इसके पीछे कौन कौन से कचरा सेठ बैठे हैं, और सबसे जरूरी ये इतनी बड़ी मैक्रो बेट और गोल्ड माइन क्यों बनते जा रही है। तो आओ इसको आज समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, रीसेंट ईयर्स में एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ। हम जिसे वेस्ट बोलते थे वो असल में ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बस गलत जगह पर पड़े थे। वेस्ट जैसे पुराने अखबार, टूटी कुर्सी का लोहा, बियर के कैंस और डेड मोबाइल, जो आपके किसी काम के नहीं लेकिन आपके घर आने वाले कबाड़ी वाले के लिए वो इन्वेंटरी है। और इसके ऊपर एक पूरी सप्लाई चेन खड़ी है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये चेन अब कितनी बड़ी है? लगभग 40 लाख लोगों की, जो इस इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर में काम करते हैं, जैसे वेस्ट पिकर्स, कबाड़ी वाला, छोटे डीलर्स और एग्रीगेटर्स। बिना किसी सरकारी सिस्टम के अपने दम पर हर रोज लाखों टन कचरा उठाते हैं, छांटते हैं और रिसाइकिल करते हैं। और भाई, इनको चाहे कोई लाइमलाइट ना मिलती हो, लेकिन इनका काम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। इंडिया का प्लास्टिक रिसाइकलिंग रेट जो है वो करीब 60% है, जबकि दुनिया का एवरेज सिर्फ 14% है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में हम पूरी दुनिया से आगे हैं, और ये किसी फैंसी प्लांट की वजह से नहीं, इन्हीं इनविजिबल वर्कर्स की वजह से है जो पॉसिबल हो पाया है। और डिफरेंट स्टडीज का एस्टीमेट ये कहता है सिर्फ दिल्ली और बैंगलोर में ये लोग गवर्नमेंट के रोज के करीब 14,000 से $15,000 बचा देते हैं वेस्ट कलेक्शन में। ये हमें क्लियरली बताता है कि इंडिया के पास रिसाइकलिंग मशीन पहले से है, बस वो काम इनफॉर्मल सेक्टर में कर रही थी, इसकी वजह से बिखरी हुई थी। और जो इस बिखरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर पाया है अभी तक, उसने बहुत मोटा पैसा बनाया है। तो पहले शुरू करते हैं नंबर से, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, क्योंकि ये मैक्रो कैफे है तो नंबर्स तो आएंगे ही। भारत का मेटल रिसाइकलिंग मार्केट अभी करीब करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर्स का है, यानी लगभग 2.5 से 4 लाख करोड़ रुपए का। और सिर्फ स्क्रैप मेटल रिसाइकलिंग ले, यानी पुरानी या फिर बेकार मेटल को पिघला के दोबारा इसमें से लायक मेटल निकालने का देखे, तो 2025 के 13 बिलियन डॉलर से 2031 तक ये 22 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है, यानी साल दर साल 8% से ज्यादा की ग्रोथ। लेकिन मार्केट साइज सिर्फ दोस्तों ट्रेलर है, क्योंकि असली कहानी डिमांड और सप्लाई के बीच में छुपी हुई है। 3 मैक्रो फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हैं इस टाइम पे, और इसकी वजह से ये सेक्टर नया गोल्ड माइन बनता जा रहा है। पहला आपका फैक्टर है इंडिया को अपने ही स्क्रैप पर भरोसा नहीं। दोस्तों, इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, फिर भी हम स्टील स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.8 मिलियन टन इंपोर्ट करा हमने यूएई, यूके, यूएसए, सऊदी जैसी कंट्रीज से, जो इससे पिछले साल से 24% ज्यादा था। हमारी डोमेस्टिक सप्लाई 28 से 30 मिलियन टन की है, लेकिन डिमांड 38 से 40 मिलियन टन की है। तो हर साल 10 मिलियन टन का गैप है जो विदेश से आता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा फैक्टर है दुनिया स्क्रैप पर ताला लगा रही है और एक्सपोर्ट पे कंट्रोल बढ़ रहे हैं। मार्च 2025 तक दोस्तों दुनिया के 48 देश अपने स्क्रैप एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा चुके हैं। 2030 तक ग्लोबल स्क्रैप ट्रेड 15% तक सिकुड़ सकता है। मतलब बाहर से आता हुआ स्क्रैप वाला ऑप्शन जो है, जो सस्ता आता है, वो खत्म हो रहा है। इसीलिए इंडिया को अपना स्क्रैप खुद जनरेट करना ही पड़ेगा। तीसरा फैक्टर है नेट जीरो और ईवी बूम। इसका क्या मतलब है? इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है, मतलब जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है। इसीलिए नए ओर से स्टील बनाने के बजाय स्क्रैप रिसाइकिल करो तो एनर्जी और एमिशन दोनों ड्रास्टिकली कम होते हैं। ऊपर से 2025 में 30 लाख से ज्यादा ईवी बाइक्स हैं, और हर ईवी को चाहिए रिसाइकल्ड स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर। और 8 से 10 साल में इन्हीं की बैटरीज को हमें रिसाइकिल करना होगा। तो 3 बड़े फोर्सेस अभी एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट घटाना, स्क्रैप बाहर से मिलेगा नहीं, और हमें ग्रीन टारगेट पूरा करना है। सब पॉइंट करते हैं डोमेस्टिक रिसाइकलिंग पर। यही है मैक्रो बेट और गोल्ड माइन की असली वजह। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पे, जो है वो लोग जिन्होंने इस कचरे से असली दौलत बनाई है और इस गोल्ड माइन को बढ़िया से एक्सप्लॉइट करा है। और कमाल की बात तो ये है कि ये लोग ज्यादातर छोटे शहरों से आए हैं, बिना बड़ी फंडिंग के, बिना बड़ी डिग्री के साथ, सिर्फ एक नजर के साथ जो कचरे में सोना देख सकती है।
पहली ऐसी कंपनी है ग्रेविटा, जयपुर की छोटी यूनिट से ग्लोबल एम्पायर तक की इसकी कहानी। दोस्तों साल था 1992 का, जयपुर में एक आदमी रजत अग्रवाल, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, साथ में थे इसके पिता डॉक्टर महावीर प्रसाद अग्रवाल जो अभी राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे। सोचिए, एक रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर और उनका बेटा लेड रिसाइकलिंग शुरू करते हैं, और उस जमाने में तो सस्टेनेबिलिटी कोई बज़वर्ड भी नहीं था। लेड रिसाइकलिंग को लोग गंदा, खतरनाक और लो क्लास बिजनेस मानते थे, लेकिन रजत ने क्या देखा? रजत ने देखा वेस्ट एज अ रिसोर्स, कचरा नहीं बल्कि कच्चा माल। शुरुआत पुराने लेड एसिड बैटरी से करी, उससे लेड निकाला और एक जीनियस स्ट्रैटेजी इधर लगाई। नॉर्मली फैक्ट्री पहले बनती है और स्क्रैप बाद में लाया जाता है, पर ग्रेविटा ने बिल्कुल उल्टा किया। स्क्रैप जहां जहां पे था उधर उधर अपने प्लांट लगाए, जिससे लॉजिस्टिक की कॉस्ट नीचे गई और मार्जिन ज्यादा बढ़े। फिर लेड से एल्यूमिनियम निकाला, एल्यूमिनियम से प्लास्टिक और प्लास्टिक से रबर। एक मेटल कंपनी मल्टी वर्टिकल रिसाइकलिंग जायंट बन गई। आज 38 से ज्यादा देशों से स्क्रैप सोर्स करती है, 50 से ज्यादा देशों में कस्टमर्स हैं, 13 से ज्यादा प्लांट्स हैं इंडिया और अफ्रीका में। दोस्तों अब आते हैं इंटरेस्टिंग नंबर पर। 2010 में ग्रेविटा लिस्ट हुई, 2016 में इसके स्टॉक का प्राइस था 16 रुपए से नीचे का और आज है 1700 रुपए के आसपास, उस लो से 100 गुना ज्यादा। लिस्टिंग के बाद से ओवरऑल रिटर्न करीब 3900% है, यानी लगभग 40 गुना ज्यादा। मार्केट कैप आज है 13,000 करोड़ रुपए का। तो एक रिटायर्ड डॉक्टर और उसके बेटे ने जयपुर की छोटी यूनिट से बैटरी के कचरे पर ये एम्पायर खड़ा कर दिया। दोस्तों ऐसा ही एक और नाम है जो है मुंबई का एमटीसी ग्रुप, इंडिया की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग कंपनीज में से एक। 30 से ज्यादा लोकेशन पे इनकी प्रेजेंस है और इसके डायरेक्टर संजय मेहता मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी प्रेसिडेंट है। एक ग्लोबल मैगजीन आती है जिसका नाम है रिसाइकलिंग इंटरनेशनल, और वो हर साल दुनिया के टॉप 100 रिसाइकलर्स की लिस्ट बनाती है, और इस लिस्ट में नंबर 1 पर बैठे हैं संजय मेहता इंडिया से। पूरी दुनिया के रिसाइकलर्स में पहला नाम है इंडिया से, और जापान की मित्सुई जैसी जायंट ने एमटीसी में इन्वेस्ट किया है। जब जापानीज कंपनीज आपके कचरे में पैसा लगा ले तो समझ जाओ कि ये कंपनी और ज्यादा ऊपर जाएगी। तो दोस्तों अब देखते हैं छोटे शहरों के छुपे क्लस्टर्स में जहां पे ये धंधा चल रहा है। दिल्ली का सीलमपुर, इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिसमेंटलिंग हब, 25,000 से ज्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स जो सर्किट बोर्ड्स तोड़ तोड़ कर मेटल निकालते हैं। मुरादाबाद का पीतल, जामनगर का ब्रास, मंडी गोविंदगढ़ का स्टील, छोटे शहरों के रिसाइकलिंग क्लस्टर्स जहां से हजारों फैमिलीज चलती हैं। ये है वो हिडन पोटेंशियल जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन दोस्तों पिछले 10 साल में कबाड़ में एक नया हाईटेक वीसी फंडेड गेम शुरू हो चुका है। ये लोग स्क्रैप नहीं उठाते बल्कि ये लोग लैब कोट पहनते हैं और बैटरी से लिथियम, कोबाल्ट, निकल निकालते हैं। इन्हें कहते हैं अर्बन माइनर्स। आओ इनकी कहानी देखते हैं। साल 2008 नोएडा, दो भाई नितिन गुप्ता और रोहन गुप्ता ने मिलकर एटेरो शुरू करी। जब इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तब ये एंटर कर चुके थे। शुरुआत ई वेस्ट से करी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से, और फिर 2019 में एक बड़ी शर्त लगाई, लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग की। टेक्नोलॉजी इनके पास कमाल की है। एटेरो का पेटेंटेड प्रोसेस पुरानी बैटरी से 98% से ज्यादा लिथियम कार्बोनेट, कोबाल्ट और निकल और ग्रेफाइट रिकवर कर लेता है। और इनके कस्टमर्स कौन है? सैमसंग, ह्यूंडई जैसे ग्लोबल नाम। फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू उनका पहुंचा था 2000 करोड़ का, जो उसके पिछले साल से 100 गुना से ज्यादा की ग्रोथ है, और इनका पूरा का पूरा सिस्टम अभी कैश फ्लो पॉजिटिव पे चल रहा है। अब प्लान है इनका आईपीओ लाने का, और एम्बिशन है कि 2027 तक दुनिया का 15% लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट डिमांड अकेले पूरे करने का, जो आज 0.1% से भी कम पे है। ऐसा ही एक और नाम है जो है लोहम, जो है इंडिया का 90% लिथियम रिफाइन करने वाला। साल 2018 ग्रेटर नोएडा, नाम लोहम क्लीनटेक। शुरुआत बैटरी रिसाइकलिंग से करी, लेकिन आज इंडिया में रिफाइन होने वाले लिथियम का 90% से ज्यादा हिस्सा लोहम करता है, जो इसे चाइना के बाहर दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिफाइनर्स में से एक बनाता है। रेवेन्यू 835 करोड़ का, 800 एम्प्लॉय से ज्यादा, 200 से ज्यादा कस्टमर्स, 25,000 से ज्यादा की कैपेसिटी और $87 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग। और ये बनी इंडिया की पहली कंपनी जिसे स्क्रैप इंपोर्ट करने का R4 लाइसेंस मिला। अब दोस्तों एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो सुन के आप पुराने फोन फेंकने से पहले 2 बार जरूर सोचोगे, जो है अर्बन माइनिंग, यानी जमीन से सोना खोदने की बजाय शहर के कचरे से सोना निकालना। दोस्तों 1 टन गोल्ड ओर से मिलता है सिर्फ 5 ग्राम सोना, 1 टन पुराने मोबाइल फोन से मिलता है
300 ग्राम सोना, यानी आपके पुराने फोन माइन से 60 गुना ज्यादा सोना देते हैं। साथ में चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर भी निकलता है। दोस्तों, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट प्रोड्यूसर है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 17.5 लाख टन, 5 साल में 73% बढ़ा है ये। लेकिन इसका 95% से ज्यादा अभी इनफॉर्मल कच्चे तरीकों से हैंडल होता है, यानी इतना सारा सोना अभी भी कटर में जा रहा है। सही से किया जाए तो अर्बन माइनिंग $6 बिलियन का मौका बन सकती है। और यहाँ एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट भी बहुत जरूरी है जो आता है। ईवी बैटरी का 45 से 50% कॉस्ट रॉ मटेरियल से होता है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, जिनकी प्रोसेसिंग चाइना के कंट्रोल में है। इंडिया ये लगभग पूरा इंपोर्ट करता है। तो रिसाइकलिंग से बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये माइनिंग विदाउट माइनिंग है, यानी अपने ही कचरे से क्रिटिकल मिनरल्स निकालना बिना चाइना पर निर्भर हुए। तो एक स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस भी बनाती है। तो दोस्तों, आप सब कुछ जोड़ते हैं, इंडिया एक अभी मोड़ पर खड़ा है जहां 3 चीजें टकरा रही हैं। हमें इंपोर्ट घटाना है और ग्रीन बनना है, और दुनिया अपना स्क्रैप देना बंद कर रही है। और हमारे पास 40 लाख लोगों की रिसाइकलिंग आर्मी है, और घर घर, गाड़ी गाड़ी, मोबाइल मोबाइल में अरबों का छुपा मेटल है। जो भी इस गैप को भरेगा, जो कचरे को ऑर्गेनाइज, स्केलेबल, टेक ड्रिवन बिजनेस बनाएगा, वो अगले 10 से 15 साल का बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनेगा। जैसे रजत अग्रवाल ने जयपुर से किया, संजय मेहता ने इंडिया का नाम दुनिया में नंबर 1 किया, और नितिन गुप्ता ने लोहम से किया। और सबसे खूबसूरत बात तो दोस्तों ये है, ये प्रॉफिट भी बनाता है और प्लैनेट को बचाता भी है। तो प्रॉफिट प्लस पर्पस, सब कुछ एक साथ। यही दोस्तों सर्कुलर इकोनॉमी की खूबसूरती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कबाड़ी वाला आए या पुराना फोन फेंकने लगो तो एक पल रुकना, आप शायद सोना फेंक रहे हैं। अगर मजा आया तो सब्सक्राइब करना मैक्रो कैफे को, लाइक और शेयर करना इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।